कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम क्या होता है? जिस तरह आपकी एक फैमिली की इनकम होती है या आपकी एक इंडिविजुअल की इनकम होती है, वैसे ही मेरे देश की भी एक इनकम होती है, नेशन की इनकम होती है। जो कैसे आ सकती है? पहला पॉइंट, यदि कोई इंडिविजुअल कमा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहली चीज वो टैक्स दे रहा है, दूसरी चीज वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तीसरी चीज जो उससे सैलरी ले रहे हैं, वेज ले रहे हैं, वो किसी प्रकार का मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। यदि ये पूरी चीज कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पे, यदि मैं रिस्पेक्टिवली देखूं तो ये इंडिविजुअल इनकम है। ऐसे ही एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लिविंग इन माय नेशन और माय मध्य प्रदेश स्टेट, तो स्टेट की इनकम हो जाएगी। इंडिविजुअल्स की इनकम को एक्यूमुलेट करके एक स्टेट या नेशन की इनकम आ जाएगी। वैसे ही दूसरा चीज मैं देख सकता हूं जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट्स या कंपनी। कंपनी के भी कुछ इनकम्स या प्रॉफिट्स होते हैं, या वो भी चीजें खरीदती है। भाई आपकी ये जो फ्रिटोले कंपनी है जो लेज बनाती है, वो कहीं से स्पाइसेस खरीदती है, कहीं से प्लास्टिक्स खरीदती है वेफरिंग के लिए, या XYZ करके इंग्रेडिएंट्स खरीदती है, तो वो भी किसी प्रकार का डिमांड करती है मार्केट में, या प्रॉफिट कमाती हैं, या किसी प्रकार का जनरेशन ऑफ इनकम करती है। तो ये इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट की इनकम्स को यदि मैं पूरे नेशन या मेरे MP स्टेट में देखूं तो ये स्टेट की या नेशन की इनकम होगी। इसके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको देखने को मिले। कोई भी ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स या तो इंडिविजुअल लेवल पे है या तो कॉर्पोरेशन लेवल पे है, या तो बीइंग अ टीचर मैं कमा रहा हूं या मेरी कंपनी एक साथ कमा रही है। ठीक है, दो प्रकार के इंडिविजुअल देखे गए हैं, इंडियन नेशन या फॉरेनर्स। हम यहां पे MP नेशन की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि MP में सिंगल सिटीजनशिप है। सन ऑफ सॉइल मूवमेंट या सन ऑफ सॉइल मूवमेंट क्या होता है? हम यदि किसी सॉइल से या किसी कल्चर या लैंग्वेज से ज्यादा अपने आप को एसोसिएट करते हैं, ऐसा करने के कारण इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो ब्लडशेड देखा गया। ऐसे ही चीज आपको यूरोपियन में बैल्कनाइजेशन देखा गया। यूरोप में बहुत छोटे छोटे कल्चर अलग अलग कंट्री बन गए क्योंकि कांस्टेंट वर्ल्ड स्ट्रगल या वर्ल्ड वॉर स्ट्रगल आपको यूरोप में देखने को मिली। इंडिया में ऐसा ना हो इसलिए इंडिया की पॉलिटी को हमने फेडरलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स तो दी, लेकिन हमने उसको यूनियन ऑफ स्टेट बनाया। है तो कैरेक्टरिस्टिक्स फेडरल जैसी, लेकिन है वो यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट में फेडरल की तरह ना ही स्टेट से पूछा जाता है, ना स्टेट अलग हो सकती है, और स्टेट की एंटिटी को उतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। जैसे अमेरिका एक फेडरल है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। आप स्टेट के भी लॉ देखते हो, आप सेंट्रल लॉ देखते हो। सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ के बीच में एक कंसेंसस बनाने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट या फेडरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। 1935 में पहली बार इंडिया एक फेडरेशन बनने की तैयारी में था, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरेशन एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। लेकिन उसमें एक कंडीशन थी, फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन तभी बनेगा जब 50% प्रिंसली स्टेट्स एक साथ आके फेडरेशन का पार्ट बनेंगे, जो कभी नहीं हुआ। 50% प्रिंसली स्टेट्स ने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया, इसलिए 1935 को जो फेडरेशन है वो नहीं बन पाया था। लेकिन हाँ, 1935 ने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया। ये वही टाइम था जब RBI एक्ट भी पास किया गया। ये एक फेडरल कोड, ये एक फेडरल सेंट्रल बैंक था। इसी टाइम पे आपने सुना होगा पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया। उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल थे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया, वो उसी टाइम पे बनाया गया। तो जब जब फेडरेशन चाहिए होता है ना, तो आपको फेडरल बॉडीज चाहिए होती हैं। तो इंडिया में हमने कभी भी फेडरेशन टोटली नहीं क्रिएट किया, झूठा मूठा फेडरेशन क्रिएट किया। इसलिए इंडिया में नेशनलिज्म इंडियनिज्म या इंडियन ही है। आप अपने आप को मध्य प्रदेश, UP प्रदेश के डोमिसाइल कह सकते हो, रहवासी रेसिडेंट कह सकते हो। यदि ऐसा होता कि हम MP और UP में डोमिसाइल के अलावा हम सिटीजनशिप देते तो हम लड़ते। ठीक है, इसलिए हमने जो ब्लड सेड हुआ इंडिया पाकिस्तान के बाद, हमने इस तरह का कोई भी सन ऑफ सॉइल मूवमेंट को नहीं किया। ठीक है, तो या तो इंडियन है इंडिविजुअल, या तो फॉरेनर है। कॉर्पोरेट या तो इंडिया में रजिस्टर्ड है या तो फॉरेन में रजिस्टर्ड है। हर प्रकार की अलग अलग इनकम को समझने के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की
यदि आप सर्वेइंग करेंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको रिजल्ट मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्रिएट कर सकते हो। यदि मेरे को बस ये देखना है कि मेरा एमपी का मार्केट या मेरा इंडिया का मार्केट किस तरह से ग्रो कर रहा है, यहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के क्या चांस है, मैं अमेरिका में 1 रुपये लगाऊं तो शायद से मेरे को 1 रुपये 50 पैसा मिले, लेकिन मैं इंडिया में यदि 1 रुपये लगाऊं तो देयर आर चांसेस कि 2 रुपये मिल जाए। क्यों? इंडिया डेवलपिंग है, यहाँ इन्फ्लेशन रेट हाई है, ठीक है, धीरे धीरे डेवलपिंग हो रहा है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग किसी तरह से ज्यादा अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में इतने ज्यादा एवेन्यूज अब नहीं है, न्यू एवेन्यूज खुल रहे हैं, जैसे मेटा देख लीजिए आप, फेसबुक का एक न्यू कैपिटलिस्टिक वेंचर स्टार्ट हो सकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा माइनिंग पे वर्क करेगा, नए नए प्रकार के सर्विसेज क्रिएट हो रहे हैं, वो बात की बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यदि मेरे को एक ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है जहां पे मेरे को इंडिया का मार्केट देखना है, तो मेरे को इंडिया की जीडीपी देखनी पड़ती है। लेकिन यदि मेरे को इंडियंस के बारे में देखना है कि इंडियंस कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो मैं देखता हूं जीएनपी। तो नेशनल इनकम 2 प्रकार के हमको अभी पता चले, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों? मैंने एक कार बनाई 100 रुपए की और ऐसे ही मैंने 10 कार बनाई, तो मेरा कितना हुआ? 1000 रुपए हुआ, मेरी इनकम हुई, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आपने जितने भी गुड्स एंड सर्विस एक फाइनेंशियल ईयर में बनाए और उसकी एक की कॉस्ट क्या थी, मेरे को ऐसा एक प्रोडक्ट मिला जो इनकम जनरेशन दिखा सकता है। तो एवरी नेशनल इनकम आर द प्रोडक्ट। अब वो ग्रॉस प्रोडक्ट है या नेट प्रोडक्ट है वो बाद में देखते हैं, अभी तो हम देखते हैं कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये नेशनल प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है। जब जब मैं इंडिया या एमपी में कोई भी डिस्टिंग्विश ना करूं, कोई भी चीज मैं अलग ना मानूं कि वो इंडिविजुअल कहां से था, इंडियन था या फॉरेनर था, या मैं कॉर्पोरेट इंडियन रजिस्टर्ड थी या फेसबुक सिंगापुर रजिस्टर्ड है, मैं इस चीज को डिफरेंशिएट ना करूं, तो मेरे को मेरी लैंड में कितना इनकम जनरेशन है वो क्यूमुलेटिव दिख रहा है। तो जीडीपी बताता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स और द कॉर्पोरेशन, जो कहीं भी रजिस्टर्ड हो, कहीं भी करे, लेकिन मेरे एरिया ऑफ लैंड में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको मैं जीडीपी देखता हूं। इंडिया की जीडीपी मतलब इंडिया का मार्केट। लेकिन जब जब मैं इंडियन नेशनैलिटी की बात करता हूं कि इंडिया के सिटीजन या नेशनैलिटी कैसे वर्क कर रहा है, तो मैं जीएनपी देखता हूं। कैसे? ओनली इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, मैं फॉरेनर्स को माइनस कर दूंगा, ओनली कंपनीज फ्रॉम द इंडिया, और मैं फॉरेन कंपनीज को माइनस कर दूंगा। लेकिन इस चीज में एक और चीज छूट गई, यदि ये इंडिया है और ये वर्ल्ड है, तो मैंने इंडियन और इंडियन कंपनी को देख लिया, लेकिन क्या इस पार्ट ऑफ कंट्री में कुछ इंडियन इंडिविजुअल्स हैं या इंडियन कंपनी है जो वहां पे काम कर रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में? मैंने उसको तो गिना नहीं। तो मैं जब इन इंडियंस को थ्रू आउट द वर्ल्ड गिनूं, चाहे वो इंडिविजुअल हो जो है कॉर्पोरेशन हो, तो मेरे को इंडियन की नेशनल वैल्यू पता चलती है। इंडियंस की वैल्यू निकालने के लिए जीएनपी निकाला जाता है। अलग अलग सर्वे, अलग अलग डेटा, अलग अलग पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यदि मेरे को इंडिया का मार्केट में कुछ नए रूल्स लाने हैं तो मेरे को जीडीपी देखनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को कुछ इंडियंस एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ रूल्स लाने हैं, तो मेरे को इंडियन एंटरप्रेन्योर किस लेवल पे चल रहा है उसके लिए मेरे को जीएनपी देखनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम 2 प्रकार की देखी गई, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये ग्रॉस वैल्यूज हैं। नेट वैल्यू कैसे आती है हम थोड़ी देर से देखते हैं। तो जीडीपी की आप यदि डेफिनेशन एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें लिखा रहता है, कोई बता सकता है? जीडीपी या जीएनपी या एनएनपी एनडीपी की, मैं जीडीपी की बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा डेफिनेशन। इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर जिसको मैं अकाउंटिंग ईयर मानता हूं, जैसे हमारे देश का अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, लेकिन एग्रीकल्चर ईयर 1 अगस्त से चलता है, या आरबीआई का ईयर 1 जून से चलता है, वो उनके अकाउंटिंग ईयर है। जब आप उस चीज को स्टडी कर रहे हो वो कौन सा ईयर है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर में मेरे डोमेस्टिक एरिया में
मेरे मध्य प्रदेश या मेरे इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमिक एरिया, ना कि पॉलिटिकल एरिया। यहां पे दूसरी चीज समझने लायक है कि क्या पॉलिटिकल एरिया और इकोनॉमिक एरिया सेम होती है? नहीं। यदि आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज पढ़ो, ऐसे बहुत सारी लॉज है, अनक्लॉज, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है इंडिया का, सेल्फ है, फिर स्लोप है, ठीक है, फिर एबिसल प्लेन आता है, ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड रहता है। कुछ इकोनॉमिक लॉज 24 नॉटिकल माइल्स तक रहते हैं और टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया होता है। यहां पे यदि कोई भी पेट्रोलियम पाया गया वो इंडिया की इकोनॉमिक बॉर्डर के अंदर है, यहां वाला किसी के अंडर नहीं है। जैसे एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका इज अ नो मैंस लैंड, किसी का भी हक नहीं है उस पर, कोई भी पॉलिटिकल हक नहीं है। लेकिन हम साइंटिफिक के कारण, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए, साइंटिफिक लैब के लिए, क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को समझने के लिए कि कैसे कोल्ड एज आता है, तो वो समझने के लिए हमने गंगोत्री बनाया, मैत्री बनाया, और ऐसी और सी कंट्री वहां रिसर्च कर रही हैं। ऐसे ही आउटर स्पेस, स्पेस में एक सैटेलाइट डालने के लिए यदि आपके कंट्री के पास कोई ना कोई इक्विपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है या कैपेबिलिटी है तो आप भेजिए सैटेलाइट। इट्स अ नो मैन लैंड। लेकिन मेरे कंट्री के जस्ट ऊपर मेरा एरिया है, वहां आपको एंटर करने से पहले मेरी कंट्री के एटीसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि पॉलिटिकल बाउंड्री और इकोनॉमिक बाउंड्री कभी भी सेम नहीं होती। एक और एग्जांपल, जो भी एम्बेसीज होती हैं, कंसुलेट्स होती हैं, किसी भी कंट्री में हो, लेकिन वो जिस कंट्री की एम्बेसी है ना, वो उसकी लैंड मानी जाती है। मान लीजिए इंडिया में 2 एकड़ में पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो वो पाकिस्तान का लैंड माना जाता है। यहां पे कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाकिस्तान की जीडीपी में आएगा, और यहां पाकिस्तान की आर्मी स्टेशन रहती है। या एक और मैं बात बताना चाहूं, यहां पे यदि आप पत्थर फेंक के आ जाओ तो ऐसा माना जाएगा कि आपने पाकिस्तान को अटैक किया। यदि आपने पिक्चर्स में देखा होगा, जब भी बाहर की किसी अरब कंट्रीज में कुछ भी पंगा होता है, ईरान इराक में, सब एम्बेसी की तरफ भागते हैं। इंडियन एम्बेसी में इंडियन लैंड है, इंडियन लॉ चलता है, और इंडियन आर्मी बैठती है वहां पे, वहां से एयरलिफ्ट कराया जाता है। वहां पे यदि आप हो, तो यदि इंडिया पे अटैक कर जाते हैं वहां के तालिबान के या वहां के नॉन स्टेट एक्टर्स जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, गवर्नमेंट मेंबर्स नहीं है, तो इंडिया पे अटैक माना जाएगा उसको। तो इस तरह से वो पॉलिटिकल बाउंड्री तो ईरान की है, लेकिन इकोनॉमिक बाउंड्री या उस समय तो पॉलिटिकल बाउंड्री भी इंडिया की मानी जाती है। तो प्लीज याद रखिएगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपका 2000 करोड़ का कंसाइनमेंट है मैंगोज का, वो अरेबियन सी के नीचे डूब गया या क्रैश हो गया, तो लॉस इंडियन जीडीपी का है, क्योंकि इंडिया का था वो। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल बाउंड्री इकोनॉमिक बाउंड्री के बराबर नहीं होता है। तो इन अ फाइनेंशियल ईयर मेरे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने उनका मॉनिटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू ही जीडीपी होता है। तीसरी चीज, वाई फाइनल गुड्स एंड सर्विस। यदि आप चिप्स खा रहे हो तो उससे पहले के जो स्पाइसेस का पैसा है या जो आलू का पैसा है वो कंपनी ने पहले ही जोड़ लिया है कि 12 रुपए का हमको इसमें पड़ा, 2 रुपए में प्रॉफिट लेंगे, 14 रुपए में मैं अपना चिप्स बेचूंगा। तो यदि आप आलू भी गिनते हो, स्पाइसेस भी गिनते हो, तो आप डबल काउंटिंग करते हो। और यदि आप डबल काउंटिंग करते हो तो जो डेटा एक्स आना चाहिए अब वो से एक्स प्लस वाई आता है, वाई जो डबल काउंटिंग के कारण आया। तो जब आपके पास घर का बजट 3 की जगह 6 का है तो आप प्लानिंग भी 6 के हिसाब से करते हो, और गलत प्लानिंग, गलत सर्वे और आपके रिजल्ट्स भी गलत आते हैं। आपके घर में है 1000 रुपए की इनकम, आपने प्लानिंग की 3000 की, तो नो डाउट आपके घर में डेफिसिट क्रिएट होने वाला है या बजट बिगड़ने वाला है। तो किसी प्रकार की डबल काउंटिंग को हम नहीं गिनना चाहते, इसलिए डेफिनेशन में है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट चीज, मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू। ऐसी कोई भी चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको हम जीडीपी या नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के काउंटिंग में नहीं गिन सकते। जैसे आपकी मदर या मेरी मदर जो घर में काम करती हैं, उनका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं, लेकिन एक बाई जो आपके यहाँ झाड़ू पोछा लगाती है उसको 2000 या 3000 रुपए लेती होगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है।
इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने एक बार रिपोर्ट बनाई थी, और ये रिपोर्ट के कारण डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट एजेंडाज क्रिएट हुए हैं, और डिफरेंट अलग सर्वेइंग की गई है मॉनिटरी, जिसमें वुमेन्स की इंपावरमेंट के लिए स्कीम्स बनाई जा सकें, कि जीडीपी या नेशनल इनकम आर नॉट जेंडर न्यूट्रल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फीमेल्स को जीडीपी में नहीं गिना जाता, जिसके कारण जीडीपी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हैं। आपकी मदर 4 दिन काम ना करे, 5वें दिन आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं ब्रेड अर्नर हैं, आप ही डिमांड क्रिएट करवा रहे हैं, आप ही अर्न कर रहे हैं, आप ही टैक्स दे रहे हैं। तो ये जीडीपी तो देखा जाए तो मॉनेटरी वैल्यू तो एक मदर का नहीं निकाल सकती, लेकिन हाँ उनकी जरूरत है। तो जीडीपी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वल नहीं, कोई हाउस होल्ड काम अक्सर लड़कियां ही करती हैं, ऐसा सोसाइटीज में देखा गया। ऐसा नहीं कि बस इंडिया की बात कर रहा हूं, बाहर की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, जीडीपी कुछ भी नहीं होता है, सबसे पहले जिस चीज पे बात हो रही है उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, और वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही गिनना, क्योंकि फाइनल में सब चीज पहले से एडेड रहता है, ठीक है। तीसरा, एक फाइनेंशियल ईयर जहां मैं अकाउंट कर रहा हूं, और चौथी चीज, मेरे डोमेस्टिक एरिया या इकोनॉमिक बॉर्डर में, चाहे वो इंडिविजुअल फॉरेनर हो या कंपनी फॉरेनर हो, सबको मिला दिया जाए तो मेरे को जीडीपी मिल जाता है। अब जीएनपी क्या होता है? फाइनल गुड्स, मॉनेटरी वैल्यू, फाइनेंशियल ईयर, लेकिन जितने भी फॉरेन इनकम है, कॉरपोरेशन है, इंडिविजुअल, उसको माइनस किया जाए, और बाहर से, एब्रॉड से जो भी इंडियंस के रेमिटेंस हैं या पैसे हैं या कॉरपोरेट्स के रेमिटेंस है, उसको ऐड किया जाए। तो जो आया और जो गया, फॉरेनर्स का माइनस, इंडियंस का ऐड, तो इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो यदि जीडीपी में आप प्लस माइनस जो भी हो, एक्स माइनस वाई, ऐड करें ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिला। थोड़ा सा समझते हैं। यदि ये इंडिया है, यहां पे इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी है, इंडिविजुअल और कंपनीज है, फॉरेन और इंडियन। तो यदि मैं फॉरेन इंडिविजुअल को माइनस करता हूं, फॉरेन कंपनी को माइनस करता हूं, तो यहां इंडियन कंपनी और इंडियन इंडिविजुअल बचे, प्लस ऐड कर देता हूं ऑल द वर्ल्ड इंडिविजुअल्स, और जो इंडियन है और जो कंपनी है, तो मेरे को अब जीडीपी तो ये दिख नहीं रहा, अब मेरे को टोटल इंडियंस का इकोनॉमी या इंडियंस का सर्वे दिख रहा है, तो इसको कहते हैं जीएनपी। तो एक नेशनल इनकम हो गया जीडीपी, दूसरा हो गया जीएनपी। कोई दिक्कत? अच्छा, हर चीज ग्रॉस में है यहां पे, मतलब जो दिख रही है वैसा होता नहीं है। आपके फादर यदि ग्रॉस सैलरी उनकी 1 लाख है, तो टैक्स कट के 80,000 आता है, नेट इनकम जो हैंड में आती है वो तो 20,000 कम आई। ऐसे ही सब चीज जो एक इकोनॉमिक्स में होती है या सेकेंडरी सेक्टर में होती है, उसका एक डेप्रिसिएशन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं से 1000 रुपए की, लेकिन उस 1000 रुपए में इसका एक इंक का पैसा खर्च हो रहा है, या इसको आज से 3 महीने बाद ये जो माइक है वो खराब हो जाएगा, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो कोई भी जनरेशन या प्रोडक्शन में एक डेप्रिसिएशन आता है। इस डेप्रिसिएशन को यदि मैं कंसीडर ना करूं तो सब ग्रॉस वैल्यूज हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो वो है नहीं। तो जब मैं डेप्रिसिएशन को यहां पे देखने लग जाऊं इंडिया में, तो मेरे को वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट में मिल जाता है और वही नेशनल प्रोडक्ट नेट में मिल जाता है। तो अब मेरे पास 2 और नेशनल इनकम आ जाती हैं, एनडीपी और एनएनपी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट वैल्यू और नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी की नेट वैल्यू, चारों अपने में अलग है। जैसे यदि मैं बोलूं एनएनपी क्या है, एनएनपी इंडियंस की इनकम जनरेशन की वैल्यू है, लेकिन नेट डेप्रिसिएशन माइनस करके। एनडीपी क्या है, इंडिया की इनकम है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल एंड द कंपनीज, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करके। चारों अलग डेटा, चारों अलग अलग तरह यूज किए जा सकते हैं। आप बताइए आपको क्या करना है, आपको इंडिया की रियल इनकम देखनी है, तो ये बताओ इंडियंस की रियल इनकम डी दिखाता है कि एन दिखाता है, ग्रॉस दिखाता है कि नेट दिखाता है? तो रियल इनकम एनएनपी,
डिवाइड बाई पर कैपिटा या डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, ये भी अभी तक फुल सही नहीं है। नेशनल इनकम होती है एनएनपी डिवाइड बाई पॉपुलेशन एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब 4 नेशनल इनकम के साथ 2 चीजें और आती हैं कि ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और ये मार्केट प्राइस क्या होता है। समझिएगा फिर से, इस दुनिया में जो भी चीज हो रही है ना, उसका प्रोडक्शन के 4 ही फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। और इन 4 से निकलने वाली जो इनकम्स हैं उसको मैं कहता हूं फैक्टर इनकम। लैंड से आता है रेंट, लेबर को मिलता है वेज, इनकम नहीं। यदि वेज में मैं एचआरए मिला लूं या XYZ मिला लूं, गिफ्ट्स मिला लूं, ग्रांट्स मिला लूं, तो वो इनकम होती है। वेज मतलब दिहाड़ी, काम करने का कितना पैसा मिला तुमको। एंटरप्रेन्योर को चाहिए प्रॉफिट और कैपिटल से आता है इंटरेस्ट। दुनिया में कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो इन चारों के अलावा या इन चारों के बिना, चारों की ही जरूरत पड़ेगी और इन चारों से 4 इनकम निकलेंगे जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करेगा। जैसे मैं जो वेज ले रहा हूं उससे मैं जमीन खरीदा, उस जमीन को किसी को दे दिया किराए पे, तो उससे मेरे को रेंट मिल रहा है। उस रेंट के पैसे से किसी ने एक कंपनी खोली तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है। वो अपनी प्रॉफिट से 10,000 करोड़ किसी को दे दिया और बोला मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, लगा ले मार्केट में, तो उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूरी दुनिया 4 प्रकार के इनकम जनरेशन प्रोडक्शन पे चलती है और इसके 4 टोटल इनकम जनरेशन है। यदि मैं किसी प्रकार का कोई भी प्रोड्यूसर साइड देखना चाहूं कि कितना उसको लागत लगी इस प्रोडक्शन के लिए, तो मैं उसका रेंट गिनूंगा, उसका वेज गिनूंगा, प्रॉफिट कितना चाहिए उसको और कितना इंटरेस्ट उसको वापस करना है कैपिटल जो लिया है, तो वो मेरी इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आएगी। अब जब ये इनकम जो फैक्टर कॉस्ट में जली, मान लो उसने 10 रुपए का एक बिस्लरी बनाया, अब पानी पे मान लो सब्सिडी चल रही हो और इस पे कुछ टैक्स लगता हो, इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्स, तो ये फैक्टर कॉस्ट में यदि मैं सब्सिडी माइनस कर लूं और टैक्स को ऐड कर लूं तो मेरे पास जो चीज वो मार्केट में चलती है मार्केट प्राइस मिल जाएगा। और मार्केट प्राइस इन्फ्लेशन के हिसाब से भी चेंज होती है। महंगाई कैसी है, कब कैसी है, टैक्स कम है, ज्यादा है, इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई या बारिश कम हुई या एल नीनो ईयर था या ला नीना ईयर था, तो देखा जाए तो मार्केट प्राइस चेंज होती रहती है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट देखा जाए तो वो भी चेंज होती है, लेकिन वो एक प्रोड्यूसर्स वैल्यू है। टैक्स किसी को बढ़ा दिया घटा दिया, जैसे सिगरेट पे टैक्स ज़्यादा लगती है, अल्कोहल पे टैक्स ज़्यादा लगती है, लेकिन खाने पे टैक्स नहीं लगता आपको। उसमें वीट और राइस में आपको सब्सिडीज भी मिल जाती हैं। तो कुल मिला के जो हमने एनएनपी देखा था, एनएनपी पे जो ट्रू कॉस्ट हमको पता चलती है तो फैक्टर कॉस्ट में, उसको यदि डिवाइड कर दी जाए पॉपुलेशन से तो उसको कहते हैं नेशनल इनकम, ना कि जीडीपी को किया जाए। तो 4 प्रकार की नेशनल इनकम होती है और चारों प्रकार की नेशनल इनकम में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होती है एनएनपी। समझ आया इसमें? तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है जो मैंने आपको लिखवाई थी वो ये है, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको कहते हैं रियल पर कैपिटा इनकम। तो लिख लीजिए, नेशनल इनकम और स्टेट इनकम, नेशनल इनकम और स्टेट इनकम is defined as the per capita income generated, per capita income generated, per capita income generated in a nation or state or any territory, generated in a state or a country or in any territory under question, or any territory under question, mathematically national income या real per capita income is national income or the real per capita income is
real per capita income is NNP at factor cost, NNP at factor cost divide by total population, NNP at factor cost divide by total population.